नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है समृद्ध किसान के यूट्यूब चैनल में और हमारी सीरीज एसके की पाठशाला में। पिछले क्लास में वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम किसान भाई अपनी खेत को व्यवसाय समझ सकते हैं, उसको कंपनी समझ सकते हैं और सीईओ बन सकते हैं। हमने सीखा कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, कि मोटा मोटा अंदाज़ा लिया, किस तरीके से हमको अपना विजन मिशन अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों कि जो पिछले क्लास में आपको करने को कहा गया था वो आपने किया होगा। आपने अपना विजन स्टेटमेंट तैयार किया होगा, अपने मिशन को ध्यान में रखा होगा, बहुत सी चीज़ों को आपने परफॉर्म किया होगा। अब इस वीडियो में हम पहले कदम की तरफ चलेंगे कि जब एक व्यवसाय की तरह करते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। मिट्टी और पानी, ये सबसे पहली चीज़ हमारी जो ज़रूरत है वो है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से अच्छी खेती की जो पहला जो कदम है वो क्या है, वो है मिट्टी और पानी। उसके बारे में कुछ बिंदु हम सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरीके की क्लासरूम प्रोग्राम डिटेल आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। तो खेती की नींव मिट्टी और पानी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी फसल है वो सबसे ज़्यादा निर्भर होती है मिट्टी पे। मिट्टी जो आवरण है, जो आप भूमि के ऊपर की सतह देखते हैं, लेयर देखते हैं, उसको हम मिट्टी कहते हैं। अब मिट्टी क्या है कि जो मिट्टी का रंग होता है, मिट्टी का टेक्सचर होता है, मिट्टी में मिली हुई सामग्री होती है, उसी के आधार पर आप फसल उगा सकते हैं। जैसे इस चीज़ को समझें कि बलुई मिट्टी में अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपको बहुत बार सिंचाई करनी पड़ेगी। कारण क्योंकि बलुई मिट्टी जो होती है वो पानी को होल्ड नहीं करती, पानी को रोकती नहीं है। और धान एक ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोकने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो पानी होना चाहिए। तो अगर बलुई मिट्टी में आप धान की खेती कर रहे हैं तो आपकी लागत कहीं ज़्यादा आएगी। वही कोई व्यक्ति काली मिट्टी में अगर धान की खेती करता है तो काली मिट्टी, जैसा किसान भाइयों मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि काली मिट्टी पानी को रोकती है। एक बार सिंचाई करने पे 8 दिन 10 दिन तक पानी टिका रहता है। तो धान की खेती, कपास की खेती ये बेहतर होती है। अब अच्छी फसल के लिए क्या ज़रूरी है कि मिट्टी वैसी होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए और अच्छी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब किसान भाइयों, आपसे ये सवाल है कि आप कमेंट में हमें बताएं कि आपकी मिट्टी कैसी है, किस तरीके का टेक्सचर है और आप क्या उगाते हैं उस पर। अब 70% खेती की जो समस्या है किसान भाइयों, ये हम सब जानते हैं कि मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की क्वांटिटी पर निर्भर करता है कि हमारी फसल कैसी होगी। मिट्टी को ऐसे समझिए कि जिस तरीके से हमारा पूरा भोजन का सिस्टम चलता है, हम न्यूट्रिएंट अपना इकट्ठा करके रखते हैं। अब न्यूट्रिएंट कैसे इकट्ठा करते हैं? जो हम अनाज खाते हैं, जिसका भंडारण करते हैं। तो पौधे के लिए, फसल के लिए भंडारण मिट्टी में होता है। आपने सुना होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पौधे को उगाने में। अब ये आता कहाँ से है? मिट्टी के रास्ते आता है। और ये पत्तियों तक भोजन बनाने के लिए या पूरे पौधे में कैसे पहुंचता है? तो जो हम सिंचाई करते हैं, जो पानी ऊपर की तरफ जाता है पौधों में मिट्टी के रास्ते से, उससे पाता है। अब खेती को समझना है तो इसकी सबसे पहले हमें जांच करने की जरूरत है। अब वो कैसे की जाती है, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं किसान भाइयों। अब मिट्टी के जो प्रकार हैं उसको समझ लेते हैं पहले। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आप सभी जानते होंगे कि मिट्टी कितने तरह की होती है, कैसी होती है। मिट्टी अगर आप देखें तो मिट्टी प्रमुख तरीके से किसान भाई 3 तरीके की होती है।
या तो काली मिट्टी होगी, या लाल मिट्टी होगी, या तो फिर बलुई मिट्टी होती है। कुछ और प्रकार इसमें जुड़ जाते हैं, जिसको बलुई दोमट हो गई, या काली बलुई टाइप की मिक्स मिट्टी होती है। बहुत से क्षेत्रों में जहाँ पे नदियों का प्रभाव रहता है वहाँ मिक्स मिट्टी मिलती है। नदियों का प्रभाव कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हर साल या हर 2 साल 3 साल पे बाढ़ आती है, जैसे गंगा तराई का क्षेत्र है, जैसे वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से मिट्टी का परिवर्तन होता रहता है, तो उसमें बलुई और जो वहाँ की दोमट मिट्टी है वो मिक्स हो जाती है, तो वो बलुई दोमट का फॉर्म बना आया है। अब किसान भाई अगर मिट्टी के प्रकार को समझें तो उसके जल पानी को रोकने की कैपेसिटी को समझें, क्षमता को समझें, तो जो काली मिट्टी होती है वो नमी को बनाए रखती है, वो लंबे समय तक पानी को होल्ड करती है। आप ये समझिए कि काली मिट्टी में क्या है कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सटे सटे होते हैं, वो नज़दीक होते हैं, तो वो पानी को लंबे समय तक रोक लेते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल बेसिस पे बात करें, अगर हम पार्टिकल्स बेसिस पे बात करें, तो इसके पार्टिकल इतने ज़्यादा चिपके होते हैं कि उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तभी आप देखते होंगे कि जब इस मिट्टी को, अगर गीली मिट्टी को अगर बॉल की तरह बना करके रखें तो वो कड़ा होता है, फूटता नहीं है जल्दी। लाल मिट्टी क्या है कि पत्थर, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, तो आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। अब लाल मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं। पोषक तत्व इसलिए कम होते हैं किसान भाइयों, क्योंकि ये इनका जो कटाव होता है वो पथरीले पहाड़ों से होता है। पथरीले पहाड़ों से कट कट के ये मिट्टी बनी हुई होती है। जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, इसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये पथरीली है, इसमें पोषक तत्व कम है, यहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के आपको फसल चुनने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें पानी रुकता तो है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन काली मिट्टी की अपेक्षाकृत कम होती है। फिर बात आती है बलुई मिट्टी की। बलुई मिट्टी, इसका जल्दी से तेज होता है। अगर बलुई दोमट है तो उसमें जल निकासी होती है, लेकिन पोषक तत्व भी होते हैं। बलुई मिट्टी में सबसे कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी आपको राजस्थान उधर के एरिया में ज़्यादा मिलती है। इसमें भी खेती करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। अब किसान भाइयों आगे बढ़ें तो ये समझें कि जो हम खेत की मिट्टी का प्रकार है हमारे, अगर आपकी मिट्टी काली है या आपकी मिट्टी बलुई दोमट है या लाल है, तो फसल भी उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना चाहिए। अब फसल चुनने में हम गलती क्या करते हैं कि पड़ोसी गांव का हमने देखा कि उसने बैगन की खेती की, केले की खेती की और बहुत ज़्यादा उसने कमाई की, तो हम भी वही लगाने लगे, जबकि हमें अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल चुननी चाहिए। अब मिट्टी की जांच क्यों और कैसे की जाए? किसान भाइयों, पहले ये चीज समझिए कि हमने मिट्टी का प्रकार समझा। अब मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है? क्योंकि मिट्टी में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। अब हम लगातार डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी और यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी और क्षेत्रों में भी। अब किसान भाइयों आप भी बताइएगा कि आप 1 बीघे के हिसाब से डीएपी और 1 बीघे के हिसाब से यूरिया कितना आप डालते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं किस फसल के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, और हमें कमेंट करके चैनल पे भी बता सकते हैं। अब मिट्टी की जाँच क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके मिट्टी में कितनी ज़्यादा यूरिया पड़ी हुई है, डीएपी पड़ी है, क्या आपको सच में नाइट्रोजन की ज़रूरत है, क्या आपको अमोनिया की ज़रूरत है, क्या आपको यूरिया की ज़रूरत है आपकी फसलों को, आपकी मिट्टी को? नहीं ज़रूरत है तो फिर क्यों डालना है? तो या आपकी मिट्टी वैसी है कि आपको उसमें खेती करने के लिए आप जो फसल चुन रहे हैं क्या वो उपयुक्त है, क्या उससे लागत कम हो रही है? तो इन सभी सवालों का जवाब हमको मिल सकता है एक चीज से, मिट्टी की जांच से। ये आप देख रहे हैं, मिट्टी की जांच।
अब इसकी जांच होती कैसे है? इसकी जांच के लिए कई चीज़ें, कई संस्थाएं उपलब्ध हैं। आप इसकी जांच समृद्ध किसान के साथ भी करा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मिट्टी की जांच होती है, किस तरीके से सैंपल कलेक्शन होता है। ये पूरी डिटेल जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके या फिर हमें कॉल करके जान सकते हैं। इसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है मिट्टी जांच की। मिट्टी जांच दो तरीके से होती है, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे होती है, कुछ माइक्रो भी होती है। अगर आप मैक्रो न्यूट्रिएंट में आए तो 6 न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, और यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो दोनों मिला करके अगर आप देखें तो 12 न्यूट्रिएंट्स की बात होती है। अगर 6 न्यूट्रिएंट केवल मैक्रो जानना, मैक्रो में बेसिकली आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेसिकली ये चीज़ें आती हैं, और आपका पीएच लेवल पता चलता है कि मिट्टी में आपका पीएच लेवल क्या है। तो किसान भाइयों, अगर आपको पीएच की जानकारी न हो तो पीएच के बारे में आपको बता दिया जाए कि पीएच एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, ये जानने के लिए कि आपका खेत या कोई भी चीज़ जिसमें केमिकल कंपोजिशन हो वो कितना क्षारीय है या अम्लीय है या न्यूट्रल है। इस चीज़ को जानने के लिए एक स्केल बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। वो स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक, और बीच में जो 7 होता है वो न्यूट्रल, मतलब ना तो आपका अम्लीय है ना तो क्षारीय है। जो जमीन है, अब अम्ल ज़्यादा होगा, एसिडिक है, तो एसिड बोल दे, एसिडिक है, तो अगर अम्ल ज़्यादा है मतलब वो 0 से 7 के स्केल पे इधर जितना ज़्यादा आप बढ़ते जाएंगे अम्लीय, इधर अम्ल मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और इधर जितना आप बढ़ते जाते हैं क्षार की मात्रा ज़्यादा होती जाती है। तो इसकी जानकारी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी बहुत सी फसलें होती हैं जिसको कि अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत होती है। अम्लीय मिट्टी क्यों ज़रूरी है? कि कुछ फसलों का नेचर ऐसा होता है, उनकी प्रकृति ऐसी है कि उनमें अम्लीय मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 7 है तो 6.5 होना चाहिए पीएच, कुछ हैं जिनका 7.5 से 8 होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे जिप्सम का इस्तेमाल हो जाता है। अम्लीय खेत है, जिप्सम क्या करता है कि उसको बैलेंस कर देता है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम देते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे जब जांच कराए तो हमको पीएच स्तर का पता चल गया, पीएच स्तर पता चल गया तो जो फसल हम चुन रहे हैं उसके आधार पे हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ें कि उसको बैलेंस कर सकें उस फसल के हिसाब से। फिर हम और क्या पता चलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। इसके क्या फ़ायदे हैं कि हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे ज़मीन में क्या चीज़ की अधिकता है और किस चीज़ की कमी है। ठीक है किसान भाइयों, अब ये जब हमको ये पता होगा तो हम उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, और हम जो सजेस्ट करते हैं कि हर 2 साल 3 साल पे एक बार जांच करा लें। 2 साल 3 साल नहीं, आप हर 2 साल पे जांच जरूर कराएं। 4 फसल लें, चक्र लें, उसका जांच कराते हैं। हमारी भी मिट्टी परीक्षण की सेवा है, जैसा आपको मैंने बताया कि आपको मिट्टी की जांच करानी है तो हम भी मिट्टी की जांच करते हैं, कराते हैं, और उसके हिसाब से आपको हम फसल भी सजेस्ट करते हैं। मिट्टी की पूरी रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करके आपको देते हैं। रिपोर्ट कार्ड में आपको सारी जानकारी होती है कि मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या ज़रूरत है, मिट्टी में आप कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, ये हो गई मिट्टी के जांच की बात। तो अब आगे हम देखते हैं कि बाकी और क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब पानी की क्या भूमिका है? पानी की भूमिका बहुत अहम है कि जो हमारा फसल है, फसल कोई जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के रास्ते से ही जाते हैं। मिट्टी होल्ड करती है, पानी उसको ट्रांसफर करती है। मैं भी पानी पी लेता हूँ।
किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है, आप भी पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें। उसी तरीके से जैसे अगर फसल को समय पर पानी न मिले, इंसान को भी न मिले, तो आप देखते हैं कि दिक्कतें होती हैं। तो किसान भाइयों, पानी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर तरीके के जीव के लिए ज़रूरी है। अब पानी ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं पौधे के लिए, उसको पौधे के हर एक अंग में पहुंचाती है। अब इसको समझिए कि अगर हमारा पेट भरा हुआ है और हम उसमें सामान डालते जाएं, भोजन डालते जाएं, पानी डालते जाएं, तो क्या होगा? होगा यही कि हमें दिक्कत हो जाएगी, हमारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरीके से पौधों के साथ भी होता है, फसलों के साथ भी होता है। आवश्यकता के अनुसार अगर हमने उसको पानी नहीं दिया, जल प्रबंधन हमारा ऐसा नहीं है कि आवश्यकता अनुसार हो रहा है, तो पौधों को भी ज़्यादा पानी से भी दिक्कत होती है, कम पानी से भी दिक्कत होती है। और किसान भाई, आप खेती कर रहे हैं तो अपने जीवन काल में ऐसी समस्या आपने कभी न कभी झेली होगी कि कभी सूखा पड़ा होगा, उसकी वजह से दिक्कत हुई होगी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश से दिक्कत हुई होगी, या कभी आपने पानी दिया फसल को और अगले दिन ही बारिश हो गई। तो किसान भाइयों, इसके लिए करें क्या, समझें कैसे कि किस फसल को कितने पानी की आवश्यकता है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आप खेती करते हैं तो धान की खेती बारिश के सीजन में होती है, क्योंकि धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वहीं गेहूं को ठंडी की ज़रूरत होती है। अगर सिंचाई आप बोरवेल से करते हैं और पानी मान लीजिए बारिश नहीं होती है, तो धान की खेती में आपको 6 से 7 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, वहीं गेहूं में केवल 3 बार। तो ये समझिए कि फसलों को पानी कम अधिक आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण अगर देखें केले और पपीते का, तो केला क्या है कि काली मिट्टी की फसल है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी चाहिए। अगर आप केले का तना काट करके देखेंगे किसान भाई, तो वो पूरा का पूरा अगर उसको आप मसल दें तो पानी जैसा होता है, उसमें पानी भरा होता है उसके ट्रंक में। तो केले को पानी ज़्यादा चाहिए। वहीं अगर उसी रेशियो में अगर आपने पानी, उसी अनुपात में पानी आपने पपीते को दे दिया, तो आपकी फसल बर्बाद। तो इस चीज़ को कैसे समझें कि किस चीज़ को कितने पानी की आवश्यकता है, इसमें मदद करता है समृद्ध किसान आपकी। और किसान साथियों, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कंसल्टेंसी प्रोग्राम है, पिछली बार भी आपको बताया था कि 31 जून से पहले जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको 25% का डिस्काउंट हम कंसल्टेंसी फीस में दे रहे हैं, और पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था है। तो जो भी 10 किसान अभी हमसे सबसे पहले जुड़ेंगे, जिसमें से कि केवल 6 सीट हमारे पास बची हुई है, 6 लोग आ सकते हैं, तो उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। तो फसल की बढ़वार के लिए सही समय पर पानी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको जब पानी की जरूरत हो आपने पानी नहीं दिया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मनुष्य की अगर भाषा में कहें, मनुष्यों की बीमारी में कहें, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिर डिहाइड्रेशन होने के बाद हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज, तरह तरह की सप्लीमेंट सप्लाई देते हैं ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड हो। उसी तरीके से पौधों के साथ होता है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तो पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, दूसरे कीटाणु, जीवाणु, उनका आक्रमण होने लगेगा, सूखने लगेंगे। तो फिर पानी के साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट्स आपको देने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। उनसे बचने के लिए अपने फसल को समझिए और उसको समय समय पर पानी देते रहिए। अब ज़रूरत से ज़्यादा पानी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने पर अगर इंसान की बात करें तो ज़्यादा भर दिया आपने तो आपको पेट की अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं तो भी दिक्कत होती है। उसी तरीके से फसल में ज़्यादा पानी हो गई तो जड़ सड़ सकती है उसकी, लंबे समय तक पानी रुका रह गया तो भी उसका जड़ सड़ेगा। तो पानी एक हिसाब से देना, हर पौधे की ज़रूरत अपनी अलग अलग है। अब ज़रूरत से पानी कम हो गया तो फसल को समय समय पर पानी के माध्यम से ही उनके पूरे पौधे में न्यूट्रिएंट्स का संचार होना है।
पानी ही कम दिया तो न्यूट्रिएंट का संचार कम होगा, न्यूट्रिएंट का संचार कम होगा तो पौधे की जो ग्रोथ है, जो बढ़त है वो कम होगी। फल के समय में, फूल के समय में अगर पानी की कमी हुई, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं हुआ तो फूल गिरने लगेंगे, फल नहीं बनेंगे, इससे आपका नुकसान होगा। आगे बढ़ते हुए किसान साथियों, अब सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं। बहुत से तरीके आपने अपनाए होंगे या देखे होंगे या आपको पता होंगे। सबसे जो कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो बाढ़ विधि है, जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि आपने अपना समरसेबल या हैंड सेट, जनरेटर सेट, जो भी है, ट्यूबवेल है, उसको आपने चलाया, मोटा पानी आपने खेत में खुला छोड़ दिया। अब वो खेत आपका भर रहा है, तालाब बनाते हैं आप, उसका खेत को तालाब में परिवर्तित करते हैं। अब किसान साथियों, अगर आप सिंघाड़े का अगर खेती कर रहे हैं, तालाब में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धान की खेती में थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या बैगन की खेती में, क्या खीरे की खेती में, पपीते की खेती में इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता है? अगर बाढ़ सिंचाई कर रहे हैं और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो आपके फसल को नुकसान हो सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए कई किसानों को हमने देखा है कि पहले वो केवल बाढ़ सिंचाई ही करते थे, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता था। नुकसान ऐसे होता था कि किसान साथियों, अभी बहुत से जो हमारे किसान बंधु हैं वो बैगन की खेती करेंगे। बैगन बड़ा सेंसिटिव सा पौधा होता है। अब बैगन की खेती करेंगे या दूसरे सब्जियों की भी खेती करेंगे, बैगन को कम पानी की आवश्यकता होती है। आपने, हमारे एक किसान साथी पिछले वर्ष 3 एकड़ में बैगन की खेती कर रहे थे। बाढ़ विधि से वो पानी हमेशा से देते आए। बैगन की खेती, उन्होंने धान की खेती को छोड़ करके बैगन की खेती शुरू की थी और उन्होंने सिंचाई की। और अगले दिन, जैसा कि अगर आप देखें तो पूर्वांचल में बहुत बढ़िया बारिश हुई थी पिछले साल, अगले दिन बारिश हो गई तो जो उन्होंने सिंचाई की थी वो पानी तो था ही, प्रकृति का दिया हुआ बारिश का पानी भी हो गया और फसल उनकी बर्बाद हुई। बहुत कोशिश करने पे थोड़ी बहुत बची थी, लागत तक वापस नहीं आ पाई थी। वहीं किसान भाई उसके बाद वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमसे कंसल्टेंसी ली, हमसे समझा कि क्या दिक्कत है, क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। हमने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी सब्जी की खेती जो है ड्रिप और मल्च का इस्तेमाल करके करें। अब ये क्या होता है? ड्रिप और स्प्रिंकलर से, अगर आप किसान भाइयों, अगर अग्रणी मटर के खेती देखेंगे या मध्य प्रदेश में आप मटर, गेहूं, किसी भी चीज़ की खेती देखेंगे तो वहाँ स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है। स्प्रिंकलर से क्या होता है कि पूरे खेत की सिंचाई भी कम समय में हो जाती है और पानी की बर्बादी भी कम होती है। फव्वारा विधि है, जैसे ये एक पाइपलाइन गई है, इसमें जगह जगह पे फव्वारे लगे होते हैं और ये पानी को हर डायरेक्शन में इस तरीके से फैला रहे होते हैं। इससे पानी बर्बाद नहीं होता है, इससे कम पानी में अच्छी उपज होती है। दूसरा है टपक विधि, ड्रिप को ही टपक विधि भी कहते हैं, कि जितनी पानी की आवश्यकता है ये जड़ के पास सीधा एक एक बूंद करके पानी देता है। अब इससे ये समझिए कि किसान साथियों कि आपके 10-10 एकड़ की खेती में आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे में सिंचाई हो जाती है। आपका समय भी बचा, पानी भी बची। अब पानी की जो बचत है वो 40 से 60% ऐसा देखा गया है कि पानी की बचत होती है बाढ़ की जगह अगर टपक विधि से हो। अब इन दोनों को समझें किसान भाई तो एक छोटा सा अगर गणित हम समझते हैं कि इनमें क्यों, किस तरीके से फायदा है। इसको लगाने में थोड़ा खर्च आता है, सरकारी सुविधाएं हैं तो 1 एकड़ में इसका जो खर्च आता है सरकारी सब्सिडी के बाद वो लगभग 20,000 का आता है। अब ये 20,000 का अगर आपने एक बार लगाया किसान भाइयों ड्रिप सिस्टम, तो आप इसको कम से कम 10 साल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
अब बाढ़ सिंचाई की बात करें तो जैसा पहले दिन हमने बात की थी कि आज के डेट में 200 रुपये घंटे का रेट चलता है। 1 एकड़ की खेती में 10 घंटे कम से कम लगते हैं, तो एक बार की खेती में आपको 2000 रुपये लगते हैं। अगर इसको 10 साल भी पकड़ के चले तो किसान साथियों, हमारा जो खर्च है वो 10 साल का, अगर इसको हम 10 से भाग भी दे दें तो 1 साल का खर्च ड्रिप का अगर हम देखें तो 2000 रुपये हुआ। हम 3 फसल लेकर के चलते हैं। अब ड्रिप में क्या है कि आप आधा घंटा मशीन से पानी चलाएं, 30 मिनट, आपका बिजली बिल कितना ही आएगा? आपका बिजली बिल बहुत आएगा, तो आधे घंटे का हम पकड़ के चलते हैं 50 रुपये। तो आपकी एक बार की सिंचाई, साल भर में अगर आपने 10 सिंचाई करी तो 250 रुपये में आपकी सिंचाई हो गई, एक सिंचाई। वहीं अगर आप फ्लड इरिगेशन मतलब बाढ़ विधि से करते हैं तो 2000 रुपये प्रति सिंचाई आपकी लगती है। मिट्टी में नमी भी नियंत्रित होती है और आपकी फसल भी अच्छी होती है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नई नई जानकारी भी मिलती रहेगी और आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को समझिए। जैसा हमने अभी तक बात किया, तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। बिना जांच के हमें किसी तरीके का खाद नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि आपके खेत में नाइट्रोजन अधिकता में है और आप फिर यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। वही रेट आपके यहाँ चलता होगा, 1 कट्टा 1 बीघे में, मतलब 50 किलो आप 1 बीघे में डाल रहे हैं। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप दे दिए, या तो वो लेगा जिससे नुकसान होगा, या तो वो वेस्टेज आपके पानी और मिट्टी में जाएगा। जो आप इस्तेमाल करेंगे पानी, वो पानी कहीं ना कहीं बह करके आपके ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है और वही पानी फिर हम पीते हैं। तो वो पूरा का पूरा पानी और मिट्टी को प्रदूषित ही कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, पौधे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उपज कम होगी। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। हर तरीके की फसल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है पानी की, और उसको ध्यान में रख करके सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए हमें, ये समझना है कि मिट्टी की जांच हर 2 साल पे कराइए। जैसे जायद की फसल आप लेते हैं अगर, तो जायद की फसल के टाइम पे आप, मतलब धान की फसल से पहले, बैगन की फसल से पहले आप अपने मिट्टी की जांच कराइए। आपको पता चल जाएगा, मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई के बाद वाली सीजन में आप मिट्टी की जांच करा लीजिए। जांच से आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है, और उसके हिसाब से आप फसल भी चुन सकते हैं और मिट्टी को सुरक्षित भी कर सकते हैं। जल स्तर की निगरानी कीजिए। फसल के हिसाब से जल को क्या स्तर होना चाहिए, कितना पानी जाना चाहिए, उसको आप नियंत्रित कीजिए, फसल अच्छी होगी। मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग पे हमारी वीडियो अलग से आएगी। कई प्रकार की मल्चिंग होती है, एक नेचुरल होती है, एक प्लास्टिक शीट से होती है। कब कौन सी मल्चिंग यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, इस पर डिटेल वीडियो भी आएगी किसान साथियों। और उसमें हम देखेंगे कि मल्चिंग के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या किस तरीके से मल्चिंग का जो खर्च है वो हमको फ़ायदेमंद हो सकता है, किस तरीके से हमारी चीज़ों को बेहतर कर सकता है, हमारी उपज बढ़ाता है। आगे चलते हैं किसान साथियों। और अब क्या काम आपको करना है, सबसे पहले अपने मिट्टी की पहचान करेंगे आप कि आपकी मिट्टी लाल है, काली है, बलुई दोमट है। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे और नोट करेंगे। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं। इससे आपको ग्रुप में बताने पे आपको फ़ायदा है कि आपको दूसरे किसानों की भी चीज़ें पता चलती रहती हैं। सिंचाई का पैटर्न आप रिकॉर्ड कीजिए कि कितना समय आपको लगता है, कितने दिन के लिए, दिन के अंतराल पे आपको पानी देना पड़ता है। अपने पूरे साल का एक पैटर्न रिकॉर्ड कीजिएगा याद करके, जो पिछली बार दिया होगा, हिसाब की डायरी में कहीं नोट किया होगा आपने कि कब पानी चला है।
उसके बाद मिट्टी और सिंचाई की स्थिति की 2 फोटो लीजिएगा अगर संभव हो। अभी धान की खेती की तैयारी या फिर आप बैगन की खेती की तैयारी कर रहे होंगे, किसी सब्जी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उसकी फ़ोटो लेकर के हमारे व्हाट्सएप में साझा कीजिए ताकि हम आपको उस पर बेहतर उपाय बता सकते हैं। और किसान भाइयों, जो कम्युनिटी का अपना ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब फील्ड में आपको अगर हमारी सहायता चाहिए और गाइडेंस चाहिए तो जैसा हमने वीडियो के बीच में भी बताया, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे पहले चीज़ कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सहायता आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमारे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ज्वाइन एसके की पाठशाला कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमें मैसेज करें, और इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहें, उसको लाइक करते रहें ताकि हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ वहाँ भी देते रहें और आप हमारी जो भी नई जानकारी हो, जो भी नई चीज़ें हों, वो डायरेक्ट आप तक पहुँचती रहें। तो किसान साथियों, आज हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार देख लेते हैं। कि किसान भाइयों, आज हमने ये देखा कि मिट्टी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, मिट्टी के क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको क्यों मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। उसी तरीके से सिंचाई प्रबंधन को हमने देखा कि सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए, किस किस तरीके की सिंचाई होती है, क्यों सिंचाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिट्टी और सिंचाई दोनों ही फसल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को हमने समझा। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि फसल किस तरीके से चुनी जाती है, किस मिट्टी के आधार पर, मौसम के आधार पर, या किस तरीके से हम अपनी फसल को चुनें कि हमें बेहतर उपज मिल सके, हमारी बेहतर कमाई हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान साथियों, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।